इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूरा हो चुका है अपना, वन शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से। इसमें सभी एक्स्ट्रा है, बोला ही है सारे क्वेश्चन लेने वाले। थर्ड क्वेश्चन से ले रहे क्वेश्चन देखना। A dipole with its charge minus q plus q are located at, अच्छा लोकेशन है 0 माइनस b 0 0 प्लस b 0, यानी y कोऑर्डिनेट पे है वो। तो यहाँ ले लेते हैं, ये समझो y कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे। तो इधर है समझो प्लस q, ये कोऑर्डिनेट हो गए 0 b 0, ये है माइनस q, ये कोऑर्डिनेट है 0 माइनस b 0। तो यहाँ है पॉजिटिव चार्ज ये वाला, और यहाँ है नेगेटिव चार्ज। तो डाइपोल बन गया समझो, ये डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है b। अपन ने y कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x और z 0 है, x और z 0 है। लिखते समय क्या लिखते हैं अपन, x y z। तो ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो बनाया अपन ने, ठीक है। ये अपना x एक्सिस और इधर होगा z एक्सिस, तो वो अपने काम का नहीं है, फिलहाल बना नहीं सकते अपन उसको। ये देखो समझ में आया ना, देखो फिर से। A dipole with its charge minus q and plus q located at the points 0 minus b 0, ये 0 minus b 0, ये 0 b 0, ये ठीक है। यानी ये डिस्टेंस b है, y एक्सिस पे ये डिस्टेंस b है, यानी ये डाइपोल है। डाइपोल का लेंथ, यहाँ पे डाइपोल लेंथ आप लोग लिख सकते हैं ट्वाइस b, ट्वाइस l की जगह यहाँ पे डाइपोल लेंथ लिखेंगे ट्वाइस b, ठीक है। सो दिस इज डाइपोल लेंथ ट्वाइस b। उसके बाद देखो, इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू yz, यानी ये ऐसे है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बाजू में बना देना। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर यूनिफॉर्म है तो कैसे रहेंगे, प्लेन सरफेस रहेंगे ऐसे। और पॉइंट चार्ज है तो कैसे सरफेस थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस थे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। तो देखो, तो ये पहला सरफेस इक्विपोटेंशियल, ये दूसरा, ये आगे तीसरा एंड सो ऑन। बट अपन डायरेक्शन इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी या इधर भी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, सिर्फ प्लेन का नाम लिखा है। देखो वहां पे प्लेन का नाम क्या लिखा है, प्लेन का लिखा है yz। तो ये y, सॉरी ये y और ये z ऐसे। तो देखो ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, यानी ये पहला प्लेन है ये, और ये दूसरा प्लेन ऐसे। तो लाइन ऑफ फोर्सेस इधर भी हो सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस इधर भी हो सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्लस माइनस यूनिट वेक्टर डाल देंगे i, यानी x एक्सिस की इधर भी हो सकती है, x एक्सिस की इधर भी, और यहां मैग्नीट्यूड लिखेंगे e, प्लस माइनस i यूनिट वेक्टर मतलब अलोंग x एक्सिस, या तो इधर होगी डायरेक्शन e की या फिर इधर भी हो सकती है, ये ऐसे। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यानी प्लेन सरफेस ये, और शुरुआत यहां से इधर होगी या इधर से इधर, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता। तो फर्स्ट आंसर ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, या तो इधर से इधर या इधर से इधर, और प्लेन ऐसे ही रहेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी, इसीलिए यहां लिखा है मैंने प्लस माइनस i, यानी इधर भी हो सकती है या इधर भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपना आंसर होगी। तो डायग्राम मिटा देता, फिर से देखो क्वेश्चन क्या है। A dipole with its charge minus q plus q located at point, ये तो बराबर डायग्राम बना लिया अपन ने, is present in uniform electric field। तो ये डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, प्लेन्स पैरेलल टू yz, ये y ये z, ये ऐसे प्लेन है पैरेलल इसको, ये पहला है समझो, ये दूसरा, ये तीसरा, या इधर पहला दूसरा तीसरा किधर भी। तो राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है यूनिफॉर्म, या लेफ्ट साइड में भी हो सकती है यूनिफॉर्म,
यानी डायरेक्शन या तो ये साइड होगी या तो ये साइड होगी, तो दोनों भी डाल दिए यहाँ कि कौन सी डायरेक्शन रहेंगी वो। अब सेकंड निकालना है टॉर्क, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो अब चाहे डायरेक्शन किधर भी हो, चाहे इधर से इधर हो चाहे इधर से इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही डायरेक्शन अभी ले रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। टॉर्क का इक्वेशन याद करो, एक फोर्स इधर, समझो इधर वाली डायरेक्शन ले ली, दूसरी डायरेक्शन भी होती तो भी चलता, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव पे फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, और इधर एंगल है 90 डिग्री। तो टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम है बिकॉज साइन 90 इज 1, तो ये फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे। पी की जगह पर लिखेंगे Q इंटू ट्वाइस एल, और यहाँ डायपोल लेंथ ट्वाइस एल की जगह है ट्वाइस बी, और इंटू ई साइन 90 इज 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर टॉर्क। बस क्या ये भी लिख सकते हैं, यानी साइन 91 कर दो, पीई सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर पी की वैल्यू डाल दो Q इंटू ट्वाइस एल, पर ट्वाइस एल की जगह भी ट्वाइस बी है, इंटू ई, बस इतना लिखना है। तो ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाया है। तो डायपोल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है ये वाली डायरेक्शन, या तो इधर है ये वाली डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन है। पर टॉर्क दोनों भी केस में मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ लो या यहाँ लो, एंगल 90 डिग्री है, साइन 91, तो ये बचेगा, या फिर ये सिंप्लीफाई करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना ही सिंप्लीफाई करके, P की जगह Q इंटू ट्वाइस है, तो ये हो गया आंसर टॉर्क। ये था थर्ड, ये बेटा है, नोट डाउन कर लो। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाली डायग्राम बना सकते हैं, सिर्फ इधर जो मैंने बनाया वो बनाने की जरूरत नहीं। ये भी एक मार्क के लिए आएगा, छोटा सा था, ए और बी दो आंसर लिखने। नाउ फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, 3 चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड सॉरी हाँ दो माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। ये है माइनस क्यू, ये है कैपिटल क्यू, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये फिर से माइनस क्यू, समझो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x, और ये r, ये डिस्टेंस भी r, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 3 चार्ज हो गए, ये और ये। आगे देखो, if the potential energy of the system of 3 charges is 0, then तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो Q अपॉन Q का आंसर निकालना है। ये डायग्राम में समझाया था कि आपको अलग अलग चार्ज यहाँ लाके रखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो उन्होंने बोला इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है, 0, तो U की वैल्यू ले लेंगे 0, टोटल एनर्जी 0। नाउ सपोज ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है। तो फर्स्ट चार्ज जब लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जब सेकंड चार्ज लाएंगे तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वी कैन राइट W12 प्लस जब थर्ड चार्ज लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, W12 तो हो गया, इसको ले रहे हैं, तो देखो फिर से बता दो, फर्स्ट चार्ज लाएंगे कोई वर्क नहीं, सेकंड चार्ज जब लेके आएंगे ये वाला, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो W21 लिखेंगे उसको, प्लस जब थर्ड चार्ज लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, W31 प्लस W32, और ये 0, टोटल एनर्जी 0। तो इसमें फॉर्मूला डालेंगे, कॉमन क्या निकल रहा है वो निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, वर्क डन का फॉर्मूला अपने को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कॉमन निकालिए, ये 2 1 है। देखो फिर से, फर्स्ट चार्ज लाए कोई वर्क नहीं, जब सेकंड चार्ज यहाँ लाके रखेंगे तो ये रहा वो वर्क है फर्स्ट वाले के अगेंस्ट, जब थर्ड चार्ज लाके रखेंगे तो इसके और इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो ये रहा,
यहाँ लिखेंगे Q2 Q1, ये 2 ये 1 डायरेक्ट लिखा Q और माइनस Q, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है R, ये Q1 Q2 अपॉन R, 1/4 कैंसिल। अब लेना है 3 1, ये 3 और ये 1, तो माइनस Q और ये माइनस Q अपॉन डिस्टेंस में R प्लस R, टोटल डिस्टेंस है ट्वाइस R, प्लस फिर 3 2 यानी ये दोनों चार्ज Q माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनके बीच में का R, इट इज इक्वल्स टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारे को जो चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट चार्ज लाएंगे, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ये हुए फॉर्मूला। जब सेकंड चार्ज लाएंगे तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ये लिखा है। जब थर्ड चार्ज लाएंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना है, ये 3 1 3 2 दोनों के अगेंस्ट वर्क किया है, पर उन्होंने बोला है कि ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है, इसलिए टोटल वर्क डन क्या करिए 0। अब आगे चलो देखिए नेक्स्ट 1/4πε0, तो इधर जाके 0 हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म दो बार है, तो ये ऐसा लिखिए माइनस Q इंटू Q अपॉन R, पर दो बार है तो ये कर दिया 2। देखो ये टर्म और ये टर्म लिख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस प्लस हो गया Q स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, सॉरी ट्वाइस R इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो पहले उधर 0 की तरफ ले गए, तो 0 हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R इज इक्वल्स टू ट्वाइस Q इंटू Q अपॉन R, R कैंसल, एक Q कैंसल, तो एक Q बचा है, अपॉन में बचा है 2, इधर बचा है एक कैपिटल Q, अपॉन के R कैंसल हो गया, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, ये इधर इट इज 1/4, तो यही निकालने के लिए बोला है कैपिटल Q अपॉन Q। देखिए फर्स्ट चार्ज लाएंगे, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग सेकंड चार्ज लेके आएंगे तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये रहा। जब थर्ड चार्ज यहाँ लाके रखेंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये इक्वल टू 0। सिर्फ फॉर्मूला डाला है, नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लेंगे, आगे वाला देखिए। ठीक है, तो डाउन किया, तो अपने को फोर्थ वाले में निकालना था कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, और कंडीशन दिया था कि तीनों को इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे अरेंज किया है और पोटेंशियल एनर्जी 0। नेक्स्ट ले रहे हैं फिफ्थ वाला। इसमें सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं दिया इसमें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है सारे के सारे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला। कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट, यानी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, यानी वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है, अपन ने बैटरी को लगा दिया। तो ये समझो अपना कैपेसिटर, और ये अपन ने बैटरी को लगा दिया, ये बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कांस्टेंट है समझो K, ठीक है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, फिर से बता रहा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहां बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे, जहां बैटरी डिस्कनेक्ट हुई, याद रखना कैपेसिटर पे चार्ज उतने ही रहेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चार्ज विल रिमेन सेम। आगे देखो, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक आपने निकाल लिया है। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस
पहले कैपेसिटेंस के बारे में देखते क्या चेंज होगा ना। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था यानी मीडियम में है अपन, तो फॉर्मूला ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये वाली फर्स्ट केस है। बाद में अपन जब देखो ये डायग्राम में चेंज कर रहा हूं, अपन ने बैटरी तो हटा दिया यानी चार्ज तो सेम ही रहेंगे अब। तो चार्ज मीडियम में जब था, चार्ज एयर में जब रखेंगे यानी डाइलेक्ट्रिक हटा दिया तो भी क्या रहेंगे, सेम या कांस्टेंट बोल सकते हैं, चार्ज सेम है वो रखो साइड में उसको। तो अपन ने बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा दिया तो चार्ज सेम है, अब बैटरी नहीं है चार्ज सेम ही रहेंगे। अब बीच में का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, समझो ये वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकाल दो तो अब नया कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो पहले ये था अब ये हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते लिया है अपने थ्योरी में, ये है समझो CM ये डिवाइडेड बाय K, तो एयर वाला आंसर मिल गया। तो ये है फर्स्ट केस जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, ये है सेकंड केस जब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल निकाल दिया। तो अपन इसको ऐसे लिखा है ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी डिवाइडेड बाय K, K कैंसिल यही है, तो इसको लिखा है CM अपॉन K। तो यहाँ अपन लिख सकते कैपेसिटी डिक्रीजेस K टाइम्स, अपॉन में है ना K, मतलब कैपेसिटी उतने टाइम्स डिक्रीज होगी, यानी K की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स डिक्रीज होगी कैपेसिटी। तो ये हो गया, और डिसेंबर में डिक्रीजेस पूरा ही लिख दे तो तुम लोगों को कुछ भरोसा है। कैपेसिटी डिक्रीजेस K टाइम्स, कैपेसिटी का क्या होगा वो निकालिए। अब आगे देखो सेकंड क्या पूछ रहे हैं, डिक्रीज बाय फैक्टर K भी लिख सकते हैं, डिक्रीज बाय फैक्टर K ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सेकंड देखो क्या पूछा है, the battery is now disconnected and the dielectric is removed, state whether the capacitance, the energy stored in it, the electric field, charge stored and voltage। तो चार्ज स्टोर आ गया, चलो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, समझो कैपेसिटी के बारे में हो गया, चार्ज के बारे में हो गया। ठीक है, दूसरा लेते हैं पोटेंशियल के बारे में ले लेते हैं। C is equals to Q upon V, चार्ज सेम है, सो कैपेसिटी वोल्टेज का बताना है, वोल्टेज इन एयर अपॉन वोल्टेज इन दैट मीडियम, जब पहले मीडियम था तब का वोल्टेज और अब एयर का। ठीक है, तो Q तो सेम है, तो C के साथ कौन सा वेरिएशन हुआ, इनवर्स, तो CM अपॉन CA। तो यहाँ देखो CM अपॉन CA यानी K आएगा ये, तो VA ये उधर मल्टीप्लाई, सेकेंड केस में एयर है, एयर की आंसर निकाला है तो VM इंटू K। तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय फैक्टर K। तो जैसे आप स्लैब निकाल देंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा बाय फैक्टर K। ये तो चार्ज सेम है तो अपन ने ये लॉजिक यूज किया है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो VA अपॉन VM यानी एयर का निकालना है, अभी मीडियम में क्या था वोल्टेज वो K टाइम्स इंक्रीज हुआ है। फिर ये मिटा के करेंगे, ये देखो तो कैपेसिटी डिक्रीज हुई है बाय फैक्टर K, चार्ज रहेगा सेम और पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है बाय फैक्टर K। CM अपॉन A इट इज इक्वल्स टू K। वो यहाँ देखो आगे ले रहे हैं कदम, पोटेंशियल या वोल्टेज इंक्रीज बाय फैक्टर K। अब बचा है खाली एनर्जी, ये मिटा है तो एनर्जी का लिख लेते, ये समझो 2 मार्क के लिए आएगा या एक पूछा कोई भी तो सिंगल 1 मार्क के लिए भी आ सकता। नाउ एनर्जी के लिए, तो एनर्जी का अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, U इज इक्वल्स टू QV अपॉन 2, चार्ज सेम है तो एनर्जी का डायरेक्ट वेरिएशन, तो एयर का निकालना है
मीडियम में एनर्जी है समझो ये पोटेंशियल का VA अपॉन VM, तो VA अपॉन VM यानी K, तो UA इसकी जगह लिखेंगे K और ये UM। तो दिस इज एनर्जी व्हेन मीडियम वाज प्रेजेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, दिस इज द एनर्जी जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल निकाल दिया। तो यहां से अपन बोल सकते कि एनर्जी इंक्रीज बाय फैक्टर K टाइम्स, पहले ये थे अभी ये तो इनटू K हो गया, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है K टाइम्स। देखिए नोट डाउन एक और निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी बताना है, तो यही मिटा दे तो फिर पोटेंशियल का उसमें फिर से काम आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताना। ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल्स टू V अपॉन D। देखते हैं 11th में है E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ रिलेशन। एक्चुअल में ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच में का चेंज नहीं किया है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकाला है, तो वी कैन से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो EA अपॉन EM इट इज इक्वल टू, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल निकालने के बाद और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल निकालने के पहले इट इज VA अपॉन VM, इट इंप्लाइज VA अपॉन VM अगेन K, तो वी कैन से EA अपॉन EM इज इक्वल्स टू K, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो अपन बोल सकते हैं E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज्ड बाय फैक्टर K, इंक्रीज बाय फैक्टर K। तो ये हो गए सभी जितने कुछ है, तो ये समझो 5th। ठीक है, तो हर एक के बारे में बता दिया क्या होगा, तो जो डिराइव हो चुके हैं उसी का यूज किया है। चार्ज सेम रहेंगे, बाकी वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकाल देंगे तो ये देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है तब के लिए अपन M लिख रहे हैं, निकालने के बाद A लिख रहे हैं, AF। ठीक है, M मतलब मीडियम, को तो मीडियम है लिखा, तो ये हो गया अपना 5th होगा, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन of the two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio, कैपेसिटर का रेशियो दिया है C1 upon C2, it is 1/2। तो उन्होंने क्या बोला है, एक बार लगाएंगे सीरीज में दोनों कैपेसिटर C1 और C2, और यहाँ वोल्टेज है समझो Vs, एक बार लगाएंगे पैरेलल में, वहां समझो वोल्टेज है पैरेलल का Vp, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है सीरीज और पैरेलल का। देखो फिर से क्वेश्चन बता,
फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा पहले पैरेलल लेना है फिर सीरीज लेना है, ठीक है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर C1 एंड C2, C1 एंड C2, ये C1 यानी C2 यानी पहले लगाओ पैरेलल में, बाद में लगाओ सीरीज में। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का अपने को क्या लेना है, रेशियो निकालना है। पर कंडीशन देखना क्या है, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम सेम, यानी इस केस में और इस केस में एनर्जी सेम है। तो एनर्जी जब पैरेलल में लगाएंगे और एनर्जी जब सीरीज में लगाएंगे सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम रखना है उन्होंने बोला है। तो पोटेंशियल का रेशियो निकालो, तो एनर्जी का फॉर्मूला C पता है और पोटेंशियल लेना है, तो एनर्जी के अपने पास ये फॉर्मूले देखो, हाफ CV² QV अपॉन 2 Q² अपॉन ट्वाइस C। चार्ज के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है, कैपेसिटी पता है, पोटेंशियल का रेशियो निकालना है, तो ये वाला यूज करें। तो यहां लिखेंगे हाफ CP पैरेलल पोटेंशियल VP², इधर हाफ सीरीज CS और V पोटेंशियल S²। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। तो उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल का रेशियो निकालो सच दैट ये वाली केस में और ये वाली केस में एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो एनर्जी सेम लिखा है, एनर्जी का फॉर्मूला हो, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो, हाफ और हाफ कैंसिल, पैरेलल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, दो पैरेलल में है तो इट इज C1 प्लस C2, पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन ही होती, ये VP², ये हाफ, सॉरी हाफ तो कैंसिल हो गया। सीरीज का फॉर्मूला फिर से बता देता, देखो 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. So 1 upon CS cross multiply, C1 plus C2 upon C1 into C2, रिवर्स करना मत भूलो, CS इसको भी करो, C1 into C2 upon C1 plus C2, इसके लिए तो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं CS की जगह, C1 into C2 upon C1 plus C2 into VS², डायरेक्ट लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। स्टेप बता ही दिए कि सीरीज में तो पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी डायरेक्ट लिख दिया, ये वैसे ही रखा है, हाफ तो कैंसिल हो ही चुका है, ये CS सीरीज का आंसर इन दोनों, और ये तो ये नोट डाउन कर लो, ये मिटा देते। उधर वाला नोट डाउन करना कोई है, तो ये मिटा देते थे, कैसे आया ध्यान रखिए, ठीक है। डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 6th वाला प्रॉब्लम है, अब सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपन यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं, C2 की जगह डालेंगे ट्वाइस C1, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई, C2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस C1, ये वैल्यू डाला, तो यहाँ पे डालेंगे C1 प्लस C2 की जगह ट्वाइस C1, ठीक है, और ये VP² वैसी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डालते हैं C1 वैसी इनटू C2 की जगह ट्वाइस C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ट्वाइस C1, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट में और ये VS², तो ये हो गया थ्राइस C1 VP² इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ये C1 into C1 अपॉन में अगेन थ्राइस C1 और ब्रैकेट में VS², तो अपने को चाहिए VP अपॉन VS, ये होल थिंग स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू C1 एक इसके साथ कैंसिल और एक C1 इसके साथ कैंसिल, बचेगा ट्वाइस अपॉन ये 3 into 3 9, तो फाइनल आंसर है, सो VP अपॉन VS, रेशियो चाहिए था ना पोटेंशियल का, स्क्वायर का नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ पोटेंशियल का, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √2 और ये अपॉन में
इसको सिंप्लीफाई करना, देखना आंसर क्या आता। ये आंसर आएगा 0.47, ये आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये है फाइनल आंसर पोटेंशियल का रेशियो। देखो करो करो, ये अपना था 6th वाला। न्यूमेरिकल चालू हो गया एग्जैक्ट 8 वाले से, ये शो दैट जैसे ही है समझो, ठीक है, पर यहाँ आंसर निकल गया। करो नोट डाउन करो। ये हो गया 6 वाला। यहाँ से याद रखो C2 इज इक्वल टू ट्वाइस C1 सब्स्टिट्यूट किए। याद रखो एनर्जी सेम आनी चाहिए ऐसा बोला हमने, एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, फाइनल आंसर में पोटेंशियल का रेशियो निकालने के लिए बोला। तो ये यहाँ पे सीरीज का आंसर डायरेक्ट लिखना है 2 कैपेसिटर के लिए, और ये याद रखना कैसे है बताया वो, तो वो हमेशा काम आएगी। तो ये हो गया अपना 6th वाला। अब लेते हैं नेक्स्ट 7 का। इसमें सभी एक्स्ट्रा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा है, एप्लीकेशन नहीं पूछा है, या फिर कैपेसिटर का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला कुछ भी नहीं पूछा है। इसका मतलब ये नहीं वो नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक के पीछे खाली एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, वरना पूरी थ्योरी है, टेक्स्ट बुक के पीछे थ्योरेटिकल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है। इसलिए अपन सभी क्वेश्चन लिए हैं और ले रहे हैं सबको। नाउ नेक्स्ट 7th वाला। Two charges of magnitude -4q and +2q, एक्सिस बना लेते हैं। एक मिनट, हाँ कोऑर्डिनेट देखो पहले, यानी एक्स एक्सिस पर ही है, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजिन, पहला कोऑर्डिनेट ट्वाइस a 0, यानी यहाँ ले लेते ट्वाइस a 0 y कोऑर्डिनेट, और दूसरा चार्ज है 5a पे, ठीक है। तो यहाँ चार्ज है -4q, यहाँ चार्ज है +2q, ठीक है। कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं ऐसा, और यहाँ पे भी 0, यानी एक्स एक्सिस पे है अपन, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गई, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ। 2 चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -4q ये जगह पे रखा है, ट्वाइस a 0 पे, एंड +2q ये रखा है ये कोऑर्डिनेट पे रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस से बता रहा, ये है समझो चार्ज, और ये अगर पॉजिटिव है रिजल्टेंट तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ध्यान रखना। तो गॉस थ्योरम का फ्लक्स is equals to total flux through the closed surface, it is equals to total charge divided by epsilon 0। और अगर ये निगेटिव है समझो अंदर, ये 11th में भी हुआ है, ये 11th में बताया, तो ये जो निगेटिव है तो फ्लक्स रहेगा डायरेक्टेड इनवर्ड्स, लाइन ऑफ फोर्सेस के टाइम भी बताया था इनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखते पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, तो डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। और फिर से एक बार बता रहा हूं, बाहर वाले चार्ज जो सरफेस गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्ज है, इसके भी बाहर कोई चार्ज होगा तो वो काउंट नहीं करना है, सिर्फ सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही काउंट करते हैं, और जितने ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर अंदर रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज है अंदर तो फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में। और फिर से बता रहा 11th में हुआ है, देखना सबसे लास्ट पेज पे यही है,
शेप ऑफ द सरफेस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी अब ये ऐसा है, इसकी जगह ये चार्ज लेके शेप ऐसे सर्कल भी बना लूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से निकलने वाले उतने ही रहेंगे जितने इस सरफेस में से, क्योंकि दे ओनली डिपेंड ऑन चार्ज, शेप के बारे में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो याद रखना, अगर पॉजिटिव आया तो फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव आया तो फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और सरफेस के शेप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। सरफेस के बाहर के चार्ज काउंट नहीं करना है। लगे तो एक बार 11th की टेक्स्ट बुक निकालो, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का खत्म हो रहा वहां देखना, ये मिल जाएगा तुम लोगों को। गॉस थ्योरम की लास्ट में तो लास्ट में है गॉस थ्योरम, उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लास्ट वाले पेज पर ही आसपास मिल जाएगा आप लोगों को ये। हाँ, आगे चल रहे क्वेश्चन। फ्लक्स निकालना है टोटल, और स्फीयर बनाना है 4a का। तो 4a यहाँ कहीं तो भी आएगा बीच में इन दोनों के, और यहाँ आपने को ये इमेजिनरी, अच्छा पूरा नहीं दिख रहा होगा तो भी आप लोगों ने पूरा स्फीयर बनाना है। इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स आ रहा वो निकालना है। ये डॉटेड लाइन से स्फीयर बना लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये पूरा स्फीयर बना लिया। ठीक है, 4a से रेडियस कितनी है 4a, यानी यहाँ से पास होगा। ये चार्ज बाहर है, ये चार्ज अंदर है, तो अंदर वाला ही चार्ज काउंट करना। सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स विल बी, चार्ज कितना है -4q अपॉन एप्सिलॉन 0, बस इतना फ्लक्स रहेगा। डायरेक्शन दो, रिजल्टेंट है नेगेटिव चार्ज, ये तो बाहर है ना सरफेस के, तो इसको काउंट नहीं करना। ठीक है, तो यही आ गया। अगर ये अंदर होता तो -4q + 2q ऐसा करते अपन, पर अभी नहीं। तो टोटल फ्लक्स सिर्फ इसकी वजह से है, इस सरफेस में से, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है अपन ने, जिसकी रेडियस 4a रखेंगे तो ये तो 5a है, यानी बाहर। तो सरफेस के अंदर ये चार्ज है, तो वो आ गया। अब निगेटिव है चार्ज, तो फ्लक्स आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी लिखना डायरेक्शन में, देखो। तो ये हो गया अपना 7th वन। फ्लक्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड, पूरा लिख लिया, इनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टेड इनवर्ड इनटू द स्फीयर। बस इतना ही है, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये 4a अगर स्फीयर बना है तो ये चार्ज अंदर है, ये चार्ज बाहर है, तो बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं करना। जो चार्ज अपने गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी स्फीयर के अंदर है उसकी वजह से फ्लक्स कितना है, तो ये रहा फ्लक्स का फॉर्मूला, q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो q है -4q, नेगेटिव है मतलब फ्लक्स रहेगा इनवर्ड डायरेक्शन में इनटू द स्फीयर। देखो, तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चार्ज है इसी। तो ये हो गया अपना 7th वाला। देखो अब 8th वाले से न्यूमेरिकल्स चालू हो रहे हैं, ये नोट डाउन कर लो। तो याद रखना, उन्होंने बोला है 4a रेडियस का स्फीयर बनाओ, तो ये उसके बाहर हो गया। अब यही चार्ज सिर्फ अंदर है, तो इसी की वजह से इस सरफेस में से फ्लक्स रहेगा, बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं करना है। तो फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, -4q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस थ्योरम के हिसाब से। बाहर वाला चार्ज काउंट नहीं करना, नेगेटिव है, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए तो ये नोट डाउन करो, 7th हो गया। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स जैसे अरेंजमेंट चालू हो। ओके, ये मिटा है।
वाला ले लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों को 8th वाला। A 6 microfarad capacitor, so C is equals to 6 microfarad, कन्वर्ट कर लेंगे उसको। C 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये हो गया। वोल्टेज दिया है V1 या वोल्टेज V है 300 वोल्ट। उसको चार्ज किया, उसको डिस्कनेक्ट किया फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर, नया कैपेसिटर। तो इसको C1 कर देते, इसको V1 कर देते। नया कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का और उसको चार्ज नहीं किया है, उसको रखेंगे 0 वोल्ट इनिशियली। तो ये हुआ क्या, पहले ये कैपेसिटर लिए, इसको बैटरी को लगा दिया, ये बैटरी को लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पे चार्ज डेवलप हो गए तो बैटरी हटा दिया। सो दिस इज कैपेसिटर C1। अब ये खाली कैपेसिटर है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो कैपेसिटर इसको लगा दिया यहाँ पे, ऐसे पैरेलल में आएगा तो C2, ये और ये, ठीक है। तो पोटेंशियल दोनों पे क्या हो जाएगा, सेम। अब चार्ज इस पे है कुछ, तो इस पे ट्रांसफर होंगे कुछ चार्ज, तो चार्ज डिवाइड हो जाएंगे, पर टोटल चार्ज जो इस पे है उतने ही रहेंगे। यानी अगर इस पे 10 चार्ज है, 10 कूलम चार्ज, तो जब डिवाइड होंगे तो टोटल भी 10 कूलम ही रहेगा, क्योंकि अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, इस कैपेसिटर को पहले चार्ज किया है, पोटेंशियल यहाँ तक, कैपेसिटी ये है। दूसरा कैपेसिटर लिया जो खाली है, जिसका पोटेंशियल 0 है, उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी निकालने के बाद। तो अब बैटरी तो है नहीं, तो इसके चार्ज इस पे डिवाइड होगा सच दैट दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले। तो क्वेश्चन पढ़ते पहले इसको देखते आगे क्या निकालना है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर पहला, फिर से बता दो, देखो ये देखो, ये कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी लगा दिया पहले, उसको चार्ज कर दिया, ठीक है, इस पे डेवलप हो गए चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा के ये है C1, अब इसका पोटेंशियल है V1। अब दूसरा खाली कैपेसिटर जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज C2। तो अब ये चार्ज जो है इस पे वो डिवाइड होंगे, इस पे और इस पे, पोटेंशियल सेम, ठीक है, मतलब पैरेलल होंगे ना, तो पोटेंशियल बाद में सेम हो जाएगा। तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्वेश्चन पढ़ते आगे फिर से। A 6 microfarad capacitor is charged by 300 volt supply. It is then disconnected from the supply, supply से disconnect कर दिया, and is connected to another uncharged voltage 0. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? यानी कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है वो निकालना है। तो देखो इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे वो बता दें। एनर्जी लॉस्ट विल बी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो एनर्जी लॉस निकल जाएगी, तो इनिशियल एनर्जी खाली ये कैपेसिटर था, तो उसकी इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों लगा लिए पैरेलल में, तो एनर्जी आ जाएगी हाफ C1 प्लस C2 पैरेलल का, और पोटेंशियल कॉमन V स्क्वायर। अब दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो बाकी सब तो पता है पर ये पोटेंशियल नहीं मालूम, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो फिर से समझना, एक कैपेसिटर लिया, उसको अपन ने चार्ज कर लिया पहले बैटरी लगा के, अब बैटरी हटा के दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, उसको यहाँ पे ऐसे खाली वाला। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे कब तक, जब तक दोनों पे पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज का फ्लो बंद। तो उसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है वो पूछा है। तो पहले तो ये सिंगल कैपेसिटर था, उसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, बाद में ये दोनों काय में आ गए पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 कर दिया, और साथ में पोटेंशियल V स्क्वायर, तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। दोनों को कनेक्ट करने के बाद का कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कॉमन पोटेंशियल इट इज टोटल चार्ज जो डिवाइड हुआ Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल ये कैपेसिटर, ये वाला फॉर्मूला C is equals to Q upon V, so common potential V is equals to Q upon C,
दिखा रहा है। तो चार्ज की जगह लिखेंगे C1V1, वही बोले वो फॉर्मूले से, और यहाँ लिखेंगे C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब डायरेक्ट याद रखना ये फॉर्मूला। तो चार्ज तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो चार्ज डिवाइड हो गए Q1 Q2, तो Q1 की जगह लिखा है C1V1 और इधर C2V2। अभी तो यहाँ कन्वर्ट करके नहीं भी डालेंगे तो रेशियो के फॉर्म में है तो चलेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हाँ, C1 6 इंटू V1 300 प्लस 0 ये C2V2। इस पे जितना चार्ज है वही डिवाइड हुआ है तो वही चार्ज का आंसर आएगा ऊपर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। टोटल चार्ज भी रहने देते ऊपर तो भी चलता, पर ये फॉर्मूला याद रखना, कभी यहाँ पे वोल्टेज दिया रहा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, इसीलिए वो बता दें। तो ये 639 डायरेक्ट आंसर लिख लूं, ये तो 0 है गया, ये 9 नीचे, तो 6 इंटू 300 डिवाइडेड बाय नीचे 9, 313 और ये 32, यानी ये आ गया 200 वोल्ट। सो कॉमन पोटेंशियल आ गया 200 वोल्ट। इसका नोट डाउन करो, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आंसर हो जाएंगे मिल जाएंगे। तो आंसर आया 200 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल। बाद में एक दूसरे को कनेक्ट करने के बाद कितना हो गया 200 वोल्ट। हाँ, आगे ले रहे। सो एनर्जी लॉस्ट डेल्टा यू से भी नोट कर सकते चाहे तो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये हटा देता है कॉमन पोटेंशियल, फिर इधर लिख लेते हैं एनर्जी लॉस का कंटिन्यू करना। तो ये नोट डाउन कर लिया, कॉमन पोटेंशियल देख लो, फिर एनर्जी लॉस का वापस इक्वेशन लिखते हैं और फिर से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ये लिखो गिवन, फिर ये कॉमन पोटेंशियल का, फिर उसके बाद जो बता रहा हूं वो लिखना। तो इतना नोट डाउन करो, हो गया नहीं, ये मिटा रहा हूं। कॉमन पोटेंशियल निकाल लेना पहले, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ना एनर्जी लॉस्ट के बारे में पूछा है, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल पहले एक ही कैपेसिटर था, हाफ C1 V1 स्क्वायर, बाद में दोनों पैरेलल में आ गए, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल 200 निकाला है अभी अपन ने, तो वो वैल्यू यूज कर ली। तो इट इज हाफ C1, आप कन्वर्ट करना, 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो 10⁻⁻6, और V कितना था 300 इसका स्क्वायर माइनस हाफ ब्रैकेट 6 और 3, 6 प्लस 3 कॉमन निकाल लिया 10⁻⁻6, यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है। और कॉमन वोल्टेज कितना था इंटू 200 उसका स्क्वायर, ये बचेगा हाफ कैंसिल, इसके साथ 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 स्क्वायर 9, और ये 2 0 यानी 10⁻⁴ माइनस ये 1/2 इंटू 3 और ये 9 इंटू ये 2 स्क्वायर, सॉरी 10⁻⁻6, ये 2 स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4। तो अगली 2 इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आगे सो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज, तो ये बचा है 3, 9 इंटू 3 कर देते 27, ये 4 है 10⁻, ये -6 यानी 10⁻, बचेगा -2, माइनस ये 2 इसके साथ गया 4 के साथ, तो 2 बचा, ये 9 2 18 इंटू ये -4, सॉरी -4 कहाँ से +4, 2 0 है 4 कर दें स्क्वायर है, और ये बचेगा फिर से -2। सो डेल्टा यू इट इज 27 माइनस 18, ये तो सेम ही है ना, तो इट इज 9 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स। इतनी एनर्जी वेस्ट हुई है हीट में, देखो
नोट डाउन कर लो। तो इसके पहले कॉमन पोटेंशियल जो था वो निकालना है, फिर उसके बाद ये सॉल्व करना है। तो पहले एनर्जी सिर्फ सिंगल कैपेसिटर, बाद में दोनों कैपेसिटर साथ में पैरेलल में, तो C1 + C2 ये, और कॉमन पोटेंशियल V। इसके बाद बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक देख लो। इसके बाद न्यूमेरिकल्स ये यहाँ से शुरू हो गए, समझो 8th वाले से, यहाँ से न्यूमेरिकल्स शुरू हो गए। तो इसके बाद बचे वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लेंगे KTG एंड रेडिएशन, तो उसके वीडियो देख लो और नोट्स है, नोट्स में से पढ़ के रखो। KTG एंड रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसमें के ले लेंगे, ये नोट डाउन कर लो।